रमोला के पांचों लड़के अब जवान हो गए थे और सबकी शादी की उम्र भी हो गई थी। रमोला को अब उनकी शादी की चिंता सताने लगी थी। फिर एक रोज उनका खानदानी पंडित अर्चना नाम की लड़की का रिश्ता उसके सबसे बड़े बेटे अशोक के लिए लाता है। रमोला बिना ज्यादा देर किए उन दोनों की शादी करवा देती है और फिर बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत करते हुए बोलती है, आओ मेरी बहू, सबसे बड़ी बहू, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। भगवान करे तुम्हारे शुभ कदम मेरे घर पर पड़ते ही मेरे बाकी चारों लड़कों की शादी भी जल्द से जल्द हो जाए। अगले दिन सुबह रमोला अपनी बहू के कमरे में जाती है और उसे एक साड़ी देते हुए कहती है, ये ले बहू, आज तेरी मुंह दिखाई है ना, तो ये साड़ी तू अपनी मुंह दिखाई पर पहन ले। सासू माँ, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं अपनी माँ की दी हुई साड़ी पहन लूं? पहले मुझे दिखा कि वो साड़ी कैसी है। अगर हल्की हुई तो मैं पहनने नहीं दूंगी, हाँ पहले ही कह देती हूँ। अर्चना अलमारी से वो बनारसी साड़ी लाकर अपनी सास को दिखाती है, जिसे देख रमोला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही सुंदर साड़ी है। वैसे कितने की ली तूने? माँ जी, मेरी मम्मी ने ये साड़ी पूरे 40,000 की ली है। एकदम प्योर बनारसी सिल्क की साड़ी है। माँ ने बोला था कि अपनी मुंह दिखाई पर इसे ही पहनियो। अच्छा अच्छा ठीक है, इसे ही पहन ले। चल अब तू तैयार होकर नीचे आ जा, मोहल्ले की औरतें आती ही होंगी। कुछ देर बाद अर्चना तैयार होकर नीचे आती है। उसकी साड़ी देख सभी औरतें हैरान रह जाती हैं। तभी उसमें से ममता नाम की एक औरत कहती है, वाह रमोला बहन, तुमने बहू को मुंह दिखाई पर बहुत ही महंगी साड़ी गिफ्ट की है। हाँ, हमें नहीं पता था कि आपका दिल इतना बड़ा है। आंटी जी वो हाँ, ये साड़ी मैंने ही बहू को दी है। वो क्या है ना, घर की पहली बहू है तो महंगी साड़ी देना तो बनता है। रमोला सबके सामने झूठ बोल देती है, साथ ही अर्चना को भी चुप रहने को बोलती है। बेचारी बहू चुपचाप अपनी माँ की दी हुई साड़ी का सारा क्रेडिट अपनी सास को दे देती है। साड़ी के साथ साथ सभी अर्चना की खूबसूरती की भी खूब तारीफ करती हैं। ऐसे ही कुछ दिन भी बीत जाते हैं और फिर दूसरे बेटे की भी शादी हो जाती है। फिर रमोला अपनी बड़ी बहू के पास जाकर कहती है, बहू मुझे तुझसे एक काम था। वो कल कीर्ति की मुंह दिखाई है तो तू वो अपनी बनारसी साड़ी मुझे दे दियो, मैं ना उसे दे दूंगी। कहीं उसने हल्की साड़ी पहन ली तो सभी लोग कहेंगे कि अपनी बड़ी बहू को तो महंगी साड़ी दे दी और इसे हल्की साड़ी। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ मैं। भारी मन से बेचारी अर्चना वो साड़ी अपनी सास को दे देती है। रमोला वो साड़ी लेकर सीधा कीर्ति के कमरे में जाती है। ये ले कीर्ति बहू, ये हमारी खानदानी साड़ी है। बड़ी बहू ने भी अपनी मुंह दिखाई में यही पहनी थी, अब तू भी कल इसे ही पहनना। ठीक है माँ जी, वैसे सचमुच ये साड़ी तो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन माँ, ये अचानक से खानदानी साड़ी कहाँ से आ गई? हमारी दादी ने तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तू क्या उनकी बहू था जो तुझे बताती? चल बहू, अब कल अच्छे से तैयार हो जाना। अगले दिन कीर्ति वही साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। सभी मोहल्ले की औरतें आती हैं। तभी ममता फिर से कहती है, अरे रमोला बहन, ये साड़ी तो बड़ी बहू की है ना जो तूने उसे दी थी। नहीं आंटी जी। अरे बहू तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। ममता, मैंने अपनी पांचों बहुओं के लिए एक जैसी ही साड़ी ली है। एक साड़ी 40,000 रुपए की है। वो क्या है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी पांचों बहुओं को ये लगे कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। अरे ये सासू माँ झूठ क्यों बोल रही हैं? उन्होंने तो कहा था कि ये खानदानी साड़ी है। इसी दुविधा में कीर्ति मुंह दिखाई के बाद अपनी जेठानी के कमरे में जाती है और उससे इस बारे में पूछती है तो अर्चना उसे सारी बात बताती है। दीदी ये तो गलत बात है, सासू माँ और कितना झूठ बोलेंगी, वो भी आपकी माँ की दी हुई साड़ी को लेकर। चलिए हम अभी सासू माँ से इस बारे में बात करते हैं। नहीं कीर्ति, हमें अपनी ससुराल को और अपनी सास का मान रखना ही होगा, यही हम बहुओं का फर्ज है। ऐसे ही कुछ महीने बाद रमोला की बाकी तीनों लड़कों के लिए 3 सगी बहनों का रिश्ता आता है, जिसके लिए रमोला मना कर ही रही थी कि तभी उसका छोटा बेटा धवल उसे रोक लेता है। लेकिन माँ, वो तीनों लड़कियां हम तीनों भाइयों को पसंद हैं, फिर आप मना क्यों कर रही हो? क्योंकि सासू माँ के पास 3 बनारसी साड़ियां नहीं है ना, इसलिए। कीर्ति चुप। फिर अपने बच्चों की मर्जी के आगे रमोला को झुकना पड़ता है और वो अपने तीनों बेटों की शादी 3 बहनों कुसुम, सीमा और पूजा से कर देती है। रमोला अपनी तीनों बहुओं का गृह प्रवेश करती है। तभी उसकी पड़ोसन ममता उसे कहती है, अरे वाह रमोला, अब तो तेरी 3 बहुएं एक साथ आई हैं। मैं तो बेसब्री से इनकी मुंह दिखाई का इंतजार कर रही हूँ कि ये तीनों एक साथ बनारसी साड़ी में कैसी लगती हैं। माँ जी, आंटी किस साड़ी की बात कर रही हैं? मैं बताती हूँ मेरी देवरानियों। सासू माँ ने अपनी 5 बहुओं के लिए 40,000 वाली महंगी बनारसी साड़ी खरीद रखी है। कल तुम सब पहनोगी अपनी अपनी बनारसी साड़ियाँ।
अरे मैं तो कहती हूँ कल पांचों बहुओं को एक साथ बनारसी साड़ी पहनाकर मुंह दिखाई करवा दे। जब पांचों एक साथ आएंगी तो कितनी अच्छी लगेंगी। वाह आंटी, कितना अच्छा आइडिया है। कीर्ति, तुम सब कुछ जानते हुए भी ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि एक ना एक दिन तो झूठ का अंत होना ही है ना दीदी। ये ममता तो मुझे कहीं के नहीं छोड़ेगी। वैसे गलती भी सारी मेरी ही है। अपनी बहू की साड़ी को मैंने अपनी दी हुई साड़ी बताया तो भुगतना तो था ही। अगले दिन सभी बहुएं अपनी सास से साड़ी मिलने का वेट कर रही थी। तभी रमोला उनके पास आती है और कहती है, अर्चना बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे अपना एक झूठ छुपाने के लिए न जाने कितने झूठ बोलने पड़े। मुझसे गलती हुई जो मैंने तुम्हारी माँ की दी हुई साड़ी को अपनी दी हुई साड़ी कहा। लेकिन सच कहूं तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम पांचों को नई साड़ी दिलवा पाऊं, वो भी इतनी महंगी। ऐसी नौबत नहीं आएगी माँ जी। वो कैसे? क्योंकि कुसुम दीदी ने कल ही हमें सब सच बता दिया था और हमारे पतियों ने हमें बिल्कुल अर्चना दीदी जैसी साड़ी हिलाकर दे दी थी। हाँ माँ जी, इसीलिए अब आपको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। हाँ, और अब आपकी पांचों बहुएं एक साथ बनारसी साड़ी में अपनी मुंह दिखाई करेंगी। अपनी बहुओं की समझदारी देख रमोला बहुत खुश होती है और अपनी गलती को समझते हुए फिर कभी झूठ न बोलने की कसम खाती है। फिर कुछ ही देर में वो पांचों बहुएं एक जैसी बनारसी साड़ी पहनकर सबके सामने आती हैं, जिससे रमोला की इज्जत पर कोई दाग नहीं लगता और फिर पांचों बहुओं की मुंह दिखाई खुशी खुशी हो जाती है। सीमा और राधा दोनों सगी बहनें थीं, मगर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। राधा जहां स्वभाव से विनम्र और दरियादिल थी, वहीं सीमा एक नंबर की स्वार्थी और लालची थी। कॉलेज खत्म होने के बाद उनके माँ बाप ने उनकी शादी करने का फैसला किया। चूंकि सीमा बड़ी थी, इसलिए पहले उसकी शादी तय की गई। एक दिन घर में सीमा और राधा अपने माता पिता के साथ बैठे हुए थे। सीमा बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। ये देखो, ये उसकी फोटो है। ये तो बताइए पापा कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, उसका घर परिवार कैसा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी किसी कम पढ़े लिखे या गरीब से हो जाए। अरे बेटा, लड़का बैंक में ऊंचे पद पर है। अच्छा खाता पीता घराना है उसका। रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है। तो फिर ठीक है, मुझे मंजूर है ये रिश्ता। निश्चित समय पर बड़े धूमधाम से सीमा की शादी कर दी गई। क्योंकि सीमा बड़ी बेटी थी, इसलिए उसके पापा ने शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया इस शादी पर। इसकी वजह से उन पर अच्छा खासा कर्ज भी हो गया। कुछ समय बाद राधा भी शादी के लायक हो गई। एक दिन, सुनो जी, मैंने राधा के लिए भी एक लड़का देखा है। ये लोग सीमा के ससुराल वालों जितने अमीर तो नहीं हैं, मगर शहर में उनका अपना घर और अपनी किराने की दुकान है। अपनी राधा खुश तो रहेगी ना वहां? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चाहता तो मैं भी था कि सीमा की तरह राधा की शादी भी बड़े धूमधाम से करूं, मगर पैसे की समस्या सामने खड़ी है। कितने बड़े बड़े घरों में उसके लिए रिश्ता देखा, मगर पैसों की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई। तभी राधा वहां आ जाती है। वो अपने माता पिता की सारी बातें सुन चुकी थी। आप चिंता मत करो पापा, आपने जहां मेरा रिश्ता तय किया है, मैं वहीं खुश रहूंगी। मुझे तो बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। राधा की बातें सुनकर उसके पिता को थोड़ी शांति मिली। निश्चित समय पर बड़े ही सीधे साधे तरीके से राधा की भी शादी हो गई। राधा के ससुराल में केवल उसकी सास थी, जो अक्सर बीमार रहा करती थी। राधा ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली, जिससे उसकी सास को बड़ी राहत मिली। राधा दिन भर घर का काम करती थी और समय मिलने पर वह दुकान के कामों में अपने पति का हाथ भी बटाती थी। उधर सीमा की जिंदगी ऐशो आराम से गुजर रही थी। कभी शॉपिंग तो कभी किटी पार्टी। उसका सारा समय इन्हीं चीजों में बीतता था। एक दिन राधा और उसके पति दुकान पर थे। तभी वहां एक चमचमाती कार आकर रुकी। उसमें से सीमा और उसके पति निकले। सीमा के हाथ में मिठाई का डिब्बा था। दोनों दुकान में गए और सीमा राधा को मिठाई का डिब्बा देते हुए बोली, तेरे जीजा जी ने आज ही इस कार की डिलीवरी ली है। पूरे 20 लाख की कार है। मैंने सोचा ये खुशखबरी राधा को दी जाए। दरअसल सीमा राधा को जलाने के लिए अपनी कार दिखाने वहां आई थी, मगर भोली भाली राधा उसकी इस चाल को समझ नहीं पाई। मगर राधा का पति अनिल इन बातों को समझ गया। सीमा और उसके पति के जाने के बाद अनिल बोला, तुम्हारी बहन यहाँ खुशखबरी देने नहीं आई थी, बल्कि हमें जलाने के लिए यहाँ आई थी।
वो जानती है ना कि हमारी हैसियत नहीं है ना कार खरीदने की, इसलिए अपनी नई कार दिखाकर हमें जलाना चाहती थी। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भला हमें क्यों जलाना चाहेगी? ऐसी ही बात है। उसे पता है ना कि मैं कभी कार नहीं खरीद सकता, मामूली दुकानदार जो हूं, और उसका पति तो बैंक में बड़ा अफसर है ना। क्यों? किसने कहा कि तुम कभी कार नहीं खरीद सकते? तुम जरूर कार खरीदोगे। अरे सीमा का पति तो बैंक में नौकरी करता है। एक हिसाब से देखे तो वो बैंक का नौकर है, उसे बैंक के हिसाब से काम करना पड़ता है। मगर यहाँ तुम तो अपने मालिक खुद हो, तुम जैसे चाहो अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकते हो। अगर तुम ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। देखना, थोड़ी ही दिनों में तुम एक कार क्या 10 कारों के मालिक बन जाओगे। उसने सारी चिंता छोड़कर जी तोड़ मेहनत करना शुरू किया। वो रोजाना सुबह 7 बजे दुकान खोलता था और देर रात 10 बजे तक दुकान पर ही रहता था। दोपहर के बाद राधा भी उसका हाथ बटाने दुकान पर आ जाती थी। राधा और अनिल दोनों ही स्वभाव से कोमल थे। ग्राहकों से बड़ी ही विनम्रता से बात करते थे। इसका नतीजा ये होता था कि जो भी एक बार उनके यहाँ से सामान ले जाता, वो फिर बार बार वहीं आता था। ग्राहकों को कम दाम में अच्छा माल देने के लिए राधा और अनिल ने एक शानदार योजना बनाई। वो दुकान का सामान शहर के व्यापारियों से न खरीदकर सीधे दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से मंगाने लगे। इससे ग्राहकों को भी अच्छा सामान मिल जाता था और दुकान में मुनाफा भी ज्यादा होता था। इस तरह धीरे धीरे कुछ ही सालों में अनिल ने राधा के नाम से कई किराने, फल, सब्जियों और डेयरी उत्पादों की दुकानों का शुभारंभ किया और उनका नाम रखा राधा ग्रोसरी मार्ट। अब अनिल और राधा की शहर में कई ग्रोसरी दुकानें थीं। उनकी गिनती अब शहर के जाने माने और अमीर हस्तियों में होने लगी थी। राधा की सास तो खुशी से फूली नहीं समाती थी। वो सबसे कहती थी, अरे मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। वो इस घर में आई और देखो घर को क्या से क्या बना दिया। साक्षात लक्ष्मी है मेरी बहू, मिट्टी को हाथ लगा दे तो सोना बन जाए। एक दिन अनिल नई कार लेकर घर आया। अरे फिर नई कार ले आए? मैं कुछ नहीं कर रहा, ये तो तुम्हारी बात ही सच हो रही है। कौन सी बात? अरे तुमने ही तो कहा था ना कि मैं एक नहीं 10 कारों का मालिक बनूंगा। लो, उनमें से 7 तो आ गई, बस अब 3 और बची हैं। राधा खिलखिलाकर हंस दी। चलो इसी खुशी में तुम्हारी बहन के घर मिठाई दे आए। दोनों मिठाई लेकर सीमा के घर चले। कार से उतरकर दोनों उसके घर के अंदर पहुंचे। अंदर सीमा और उसके पति में लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई की धुन में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब राधा और अनिल वहां आए। अरे मैं पूछती हूँ कि जरूरत क्या थी बैंक में पैसे गबन करने की? तुम्हारी जमानत करवाने में घर की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। पर से बैंक ने तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया है। घर में एक पैसा भी नहीं है, घर गाड़ी सब गिरवी पड़े हैं। तुम्हारे एक गलत कदम ने सब मिट्टी में मिला दिया। मैंने क्या अपने लिए बैंक से पैसे गबन किए थे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें ही शौक चढ़ा था पार्टी करने का, शॉपिंग करने का। अब भुगतो। देखो जी, ताने मत मारो। कोई और लड़की होती तो अब तक तुम्हें ठेंगा दिखाकर अपने मायके चली गई होती। तो तुम भी चली जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? जानते हो ना कि मेरे मायके की हालत खराब है, इसीलिए शेर बन रहे हो। अभी वो लोग झगड़ ही रहे थे कि उनकी नजर अनिल और राधा पर पड़ती है। सीमा रोते हुए राधा से लिपट जाती है। अरे आप लोग यहाँ, मैं आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब जान चुके हैं। मैंने सुना है इस महीने आप एक नई ग्रोसरी स्टोर खोलने वाले हो। अगर वहां का मैनेजर आप मुझे बना दें तो बड़ी कृपा होगी। हमारे घर की हालत तो आप देख ही रहे हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। अनिल और राधा ने एक बार एक दूसरे की ओर देखा और फिर सीमा के पति को हाँ बोल दिया। अब सीमा का सारा घमंड चूर चूर हो गया था। एक समय में जिसे वो अपने दौलत की झूठी शान दिखाकर जलाना चाहती थी, आज वो उसी के रहमो करम पर थी। उसे एहसास हो गया था कि दौलत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए।